Good morning everyone. In today's video I am going to discuss about the next topic of group theory. In this topic in previous video we discussed about the grand orthogonality theorem. तो आज हम इस टॉपिक में उस grand orthogonality theorems को कैसे यूज़ करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द करेक्टर टेबल. तो हम पहले वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बिफोर डिज़ाइनिंग द टेबल. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द करेक्टर टेबल. तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, जब भी आप करेक्टर टेबल डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा जो आपको पॉइंट ग्रुप से जस्टिफाई हो जाएगा. उसके बाद आपके ऑपरेशंस आपने जो के क्लासेस में डिवाइड होंगे, यानी कि जब आप कि पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, आपके जो करेक्टर टेबल होगा जब आप उसे डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर आप अपने सिमेट्री एलिमेंट्स मेंशन नहीं करोगे, क्लासेस मेंशन करोगे. दैट्स वाई क्लासेस का अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होने चाहिए कि हमने क्लासेस किस वे में डिज़ाइन की हैं पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के लिए. तब आप क्या मेंशन करोगे, लेफ़्ट साइड पर जब आप करेक्टर टेबल मेंशन करोगे तो वहाँ पर मेंशन होगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ. यहाँ पर आपके पास अगर सपोज़ करो मैं C2V करेक्टर टेबल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप C2V मेंशन करोगे. यहाँ पर आप क्लासेस मेंशन करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप की. जैसे अगर C2V पॉइंट ग्रुप में हमारे पास 4 क्लासेस हैं, E है, C2 है, सिग्मा V है, सिग्मा V डैश है. फिर उसके बाद आप इस टेबल के नीचे आप मेंशन करोगे टॉ1, टॉ2, टॉ3, टॉ4. दिस रिप्रेजेंट योर क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी, क्योंकि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए. स्क्वायर मैट्रिसेस हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, तो अगर ये 4 हैं तो ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी आपके पास 4 ही होंगी. तो यहाँ पर आपके पास पहले आपने करेक्टर टेबल में के क्लासेस मेंशन करी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी. नाउ L1, L2, L3, Lk आर द डायमेंशंस ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन. जो आपके पास यहाँ पर पहला जो रो या कॉलम जो आपके पास बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की डायमेंशन. तो डायमेंशंस क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है दैट मीन्स आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा उस पर्टिकुलर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और पर्टिकुलर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग. अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पर वैल्यू 2 लिख के आ रही है, तो 2 का मतलब है आपके पास जो मैट्रिसेस होगा वो 2 क्रॉस 2 की डायमेंशन का होगा. क्लियर. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस इन द ग्रुप. जितनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आप लिखोगे वो किसके इक्वल होंगी, क्लासेस के. यानी कि जब मैंने आपको यहाँ पर शो किया था कि ये 4 क्लासेस हैं तो यहाँ पर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी 4 ही होंगी. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि यहाँ पर जो आपकी पहली रो होगी उसका जो आप स्क्वायर करोगे, सम करोगे, स्क्वायर करोगे. यानी कि यहाँ पर सपोज करो मैंने x1, x2, x3, अभी मुझे पता नहीं है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, तो यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप. अभी मुझे पता नहीं हम किस पॉइंट ग्रुप की बात करने वाले हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोला. तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके पास सपोज करो अगर C2V है दैट मीन्स ये सम 4 होगा, अगर आपके पास C3V है तो ये सम 6 होगा, तो उस हिसाब से होगा. नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेशन इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेशंस आप लगा रहे हो उसका जो सम ऑफ स्क्वायर्स आप लोगे उसका जो सम होगा वो आपके पास क्या आएगा, वो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी की थी, ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में जो बेसिक बात थी. कल मैंने आपको करेक्टर टेबल वहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था वो क्या है. तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, जब भी आप सेम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी जीपी. जीपी मीन्स यहाँ पर जो कॉफिशेंट्स हैं ये 1 है, इसका यहाँ पर भी 1 है कॉफिशेंट, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. तो जीपी बेसिकली कॉफिशेंट है जिस सिमेट्री ऑपरेशन की आप बात कर रहे हो. अगर आप टॉ1 को टॉ1 यानी कि सेम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को सेम के साथ मल्टीप्लाई करो फिर जीपी के साथ मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी इक्वल्स टू एच, यानी कि वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होगी. अदरवाइज अगर आपने जीपी लिया, जीपी यानी कि इसके कॉफिशेंट्स इंटू टॉ1 इंटू टॉ2 किया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0. ये ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम थी, हमने कल किया था ना.
हमने कोई भी फैक्टर्स चेंज किए तो हमारा आंसर 0 आया था, लेकिन जब हमने सब कुछ सेम रखा था तो आंसर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल आया था। तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है हमारी ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, द करेक्टर्स ऑफ ऑल द मैट्रिसेस बिलोंगिंग टू सेम क्लास आर आइडेंटिकल। जो करेक्टर्स आपके सारे मैट्रिसेस के सेम क्लास के साथ बिलोंग करेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल। नाउ यहाँ पर क्या है कि आपके पास सिलेबस में जो करेक्टर टेबल्स आपने डिज़ाइन करने हैं वो आपके पास सिलेबस में रहेंगे C2V और C3V के। तो सबसे पहले जो हमारा करेक्टर टेबल है, करेक्टर टेबल इटसेल्फ आज हम बहुत छोटा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, करेक्टर टेबल में सिर्फ इतना पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास करेक्टर टेबल है उसकी सिम्बलाइजेशन यानी कि टॉ1, टॉ2, टॉ3, टॉ4 के सिम्बल्स क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे C2V के सिर्फ, क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको करेक्टर टेबल डिज़ाइन करने के लिए आएगा उसका सबसे छोटा पोर्शन, यानी अभी 3 पोर्शन में डिवाइडेड है ये, वो हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। आज आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करोगे C2V के करेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। सिमेट्री एलिमेंट C2V में सबसे पहले आप सिमेट्री एलिमेंट्स लिखोगे या फिर आप जिसको क्लासेस बोलते हो। क्लासेस क्या हैं C2V में, E, C2V, सिग्मा V और सिग्मा V डैश। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की क्लासेस डिफरेंट हैं, क्योंकि आपके पास अगर हम वाटर की एग्जांपल कंसीडर करें तो आपके पास एक प्लेन ऐसा था जो सिर्फ ऑक्सीजन को बाइसेक्ट कर रहा था, एक प्लेन ऐसा था जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था। तो इसलिए ये सेम क्लास में नहीं हो सकते। तो हमारे पास कितनी क्लासेस होगी, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस इस पॉइंट ग्रुप के लिए कितनी है, 4। अगर यहाँ पर लिखना हो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तो हमें पता है कैसे करते थे, C2V पॉइंट ग्रुप का डबल आंसर होता है 2n, दैट इज़ 4। तो इसका ऑर्डर और क्लासेस दोनों सेम है। सो नेक्स्ट पॉइंट किया, अभी हमें प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी की है वो सिंपल इस पर अप्लाई करेंगे। द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस इन द ग्रुप, देयरफॉर नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज़ 4। तो हमारे पास जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएंगी वो 4 आ जाएंगी, टॉ1, टॉ2, टॉ3, टॉ4। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप क्या लगाओगे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो हमारे आइडेंटिटी ऑपरेशन है कहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो सम करोगे, यानी कि जो ये पहली रो की बात कर रहा है, ये पहला एलिमेंट, यहाँ पर जब भी आपने करेक्टर टेबल लिखना है तो यहाँ पर आपका जो पहला एलिमेंट है वो E यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी सब में इंक्लूडेड है। उसके बाद एक्सिस, उसके बाद मॉलिक्यूलर प्लेन, उसके बाद आपके पास I, उसके बाद S ऐसे मेंशन। ये करेक्टर टेबल की डिज़ाइन का स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो आप कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन कहीं पे भी नहीं लिख सकते। सबसे पहली जो आपकी रो या कॉलम होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, E को, x1, x2, x3, x4 ये आपने मेंशन कर दिया। तो हमारे पास इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, H, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर, L4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो हिट एंड ट्रायल से हमने क्या किया, इनका सम किसके इक्वल है, 4। तो आप हमेशा याद रखना, आप जब भी मैट्रिसेस, क्योंकि ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कभी भी आपकी जो मैट्रिसेस है लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, उसका 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 पॉसिबल है, उसके बाद 3 पॉसिबल है। कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही 0 हो सकता है। 0 का मतलब वो मैट्रिसेस है ही नहीं है, क्लियर। और नेगेटिव का मतलब भी नहीं कुछ है, यानी कि 1 लीस्ट है। तो हमने हिट एंड ट्रायल शुरू कर दिया। लीस्ट वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि मैट्रिसेस ही नहीं होगा। डायमेंशन है ना, पहली रो आपको रिप्रेजेंट करे, पहला कॉलम आपका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, L1, L2, L3, L स्क्वायर। तो लीस्ट क्या वैल्यू आएगी, 1 लेके चलेंगे तो इसका सम 4 बन जाएगा, 0 पॉसिबल नहीं है। तो किसी के दिमाग में आ सकता था कि 2 स्क्वायर ले लेते, बाकियों को 0 ले लेते। इसका मतलब डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है तो डायमेंशन कभी 0 नहीं होंगी। तो हमारे पास ये 1 आ गया। उसके बाद पहली रो आपकी रेडी हो गई। तो आपके पास आपका जो करेक्टर टेबल है वो कैसा दिखने लग गया, अभी आपको यहाँ पर आपने 1 1 मेंशन कर दिया। अभी हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल्स क्या रह गए, P Q R S T U V W X Y Z M, मैंने ये ले लिया, आप A B C भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास जो रो बनी है, आप क्या करोगे, सेकंड प्रॉपर्टी लगाओगे कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी वन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो मैंने टॉ1 पे ऑपरेशन लगाना शुरू किया। टॉ1 को इटसेल्फ जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि टॉ1 का स्क्वायर करेंगे, उसको जीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जीपी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ दैट सिमेट्री ऑपरेशन। इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में रख लो 1 1
क्योंकि क्लासेस में आपने एलिमेंट सारे कंसीडर करने होते हैं। जैसे आप C3b में देखो यहाँ पर 2 लिखा होगा, क्यों लिखा है? क्योंकि C3 भी है और C3 स्क्वायर भी है। ठीक, तो आज हम सिर्फ C2 पे फोकस करेंगे, C3 की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो उसने क्या बोला था, इसका ऑर्डर भी 4 आएगा। तो अभी हिट एंड ट्रायल क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबल है, 1 1 1, तीनों का 1 1 पॉसिबल है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि आपके पास वेरिएबल्स रह गए, STU ये वाले रह गए। अभी 2 ऑपरेशंस ग्रैंड ऑर्थोगोनैलिटी के एक साथ चलेंगे। एक तो इटसेल्फ स्क्वायर, टॉ 2 का स्क्वायर जब आप GP के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एक आप टॉ 1 को टॉ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे GP के साथ तो उसका आंसर आएगा 0। तो ये दोनों ऑपरेशन लगा के हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे बाकी वेरिएबल्स की। तो पहला लगाया, GP कॉफिशेंट्स हैं 1 1 1, तो आप चाहे मेंशन भी ना करो C2b के केस में तो चल जाएगा। टॉ 1 इंटू टॉ 2 आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, इसका रिलेशन आया -1 के इक्वल। सेकेंड रिलेशन आया GP टॉ 2 इंटू टॉ 2 दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो C2b के लिए हमारे पास 4 है। तो 1 प्लस ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, 4 - 1 3 हो गया। S स्क्वायर T स्क्वायर U स्क्वायर। अभी देखो हिट एंड ट्रायल्स क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई वैल्यूज़ हैं, अगर हम देखें कि इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर 3 आता है, यानी कि 1 1 कुछ होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 भी आ गया तो ये 3 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल्स तो 1 1 1 ही है। लेकिन साइन का ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो जब मैंने 1 + 1 + 1 किया तो ये 3 आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 -1 आ रहा है। तो इसका मतलब हिट एंड ट्रायल क्या बोल रहा है, कोई भी 2 वेरिएबल्स आपके ऑपोजिट साइन के हैं S के, तो आपने ये दोनों, मैंने ये दोनों सपोज कर लिए। उसके बाद आपका जो मैट्रिसेस है वो किस में चेंज हो गया, करेक्ट टेबल में। हमने ये टेबल भी सॉल्व कर लिया। अब रह गया टॉ 3 और टॉ 4। अभी आपके पास ऑप्शंस बढ़ गई, आप टॉ 1 टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर 0, टॉ 2 को टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0, टॉ 3 को इटसेल्फ स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने लगानी शुरू कर दी। 1 + v, मेरे जब मैंने टॉ 1 को टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, टॉ 1 को टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, साथ में GP के साथ ये किया तो ये आ गया। उसके बाद टॉ 3 का स्क्वायर किया तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद टॉ 2 को टॉ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। तो फिर मैंने 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल है, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, W का रिलेशन निकला कि -x, यानी कि जो वैल्यू आप W की लोगे उससे ऑपोजिट वैल्यू आएगी साइन में x की। और v की वैल्यू हमारे पास जब हमने ये वैल्यूज़ 3 में पुट करी तो हमारी v की वैल्यू -1 आ गई। तो हमारा करेक्ट टेबल कुछ इस तरह से रिड्यूस हो गया, -1 -1, क्योंकि हमने बोल दिया था w और x की वैल्यूज़ ऑपोजिट चलेंगे साइन में। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा। अभी मैंने इसके लिए फिर से कैलकुलेशंस नहीं की, आप लगा सकते हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, टॉ 1 को टॉ 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, टॉ 2 को टॉ 4 के साथ कर सकते हो, टॉ 3 को टॉ 4 के साथ कर सकते हो, और एक ऑप्शन है टॉ 4 का स्क्वायर लेके चेक कर लेना कि जो वैल्यूज़ आई हैं वो सम बन रहा है। तो हमारे पास करेक्ट टेबल में जो लास्ट वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं, 1 1 -1 -1। अभी आपका करेक्ट टेबल डिज़ाइन हो गया, लेकिन हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनका जो सिंबल है वो अभी भी टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 ही है। क्लियर? तो यहाँ पर अभी सपोज़ करो, मैंने आंसर लिखा हुआ है, हमारे पास ये करेक्ट टेबल का वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पर सपोज़ करो टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 है। ठीक, तो अभी आप कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करोगे सो दैट कि आप इनका भी नेम दो। इफ़ द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिडायमेंशनल वी राइट इट एज A और B। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपकी पहली 2 डिमेंशन हुई तो वहाँ पर सिंबल आएगा E, अगर वैल्यू 3 लिखी हुई तो वहाँ पर सिंबल आएगा 2 T। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, दैट मीन्स सिंबल विल बी A और B में से कोई भी, A और B A और B A और B। क्लियर? अभी हमारे पास इतना पता चला हमें कि सिंबल सारा A और B होगा, यानी कि E और T एक्सक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लगाओगे, इफ़ द रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस देन वी गिव इट A। अगर वो अनसिमेट्रिकल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू तो हम उसे B देंगे। तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस C2b पॉइंट ग्रुप में आपके पास कौन सी है, C2। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर उसका आंसर 1 हुआ तो वहाँ पर आप सिंबल दोगे A, अगर आंसर -1 हुआ तो वहाँ पर सिंबल दोगे आप B। अगर A और B में डिस्टिंग्विश करना है, अगर आपका करेक्ट टेबल में E और T आ गया तब आप इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते।
क्योंकि ई और टी के नीचे तो 1 और 2 आ सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए और बी में अगर आपको फर्दर डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि अभी हम डाउट में थे, यहाँ से ये पता चला कि ए और बी में से कुछ होगा, लेकिन अगली जो हमारा डिज़ाइन है वो क्या बोलेगा कि अगर वहाँ पर 1 है तो वहाँ ए सिंबल लिख दो, अगर वहाँ पर -1 है तो वहाँ बी सिंबल लिख दो। तो हमारे पास ये आ गया ए बी, देखो ये ए, ये माइनस, ये बी, ये बी, क्लियर। तो ये मेंशन हो गया। अभी आप थर्ड प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, द सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी एक्सिस और इन द सिग्मा प्लेन, जो आपके पास सब्सिडरी एक्सिस हुई C2 हुई, अगली मतलब सब्सिडरी एक्सिस का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा अगर एक्सिस हुई, जो कि आप डी में पढ़ते हो। तो यहाँ फिर आपके पास पहला जो प्लेन है, आपका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो हुआ, तो अगर वहाँ पर 1 हुआ तो आप वहाँ पर 1 लिखोगे, उसके पैर में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और अगर एसिमेट्री यानी कि वहाँ पर आंसर -1 हुआ तो आप 2 लिखोगे। तो यहाँ पर जो अभी मैंने सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं वो इसके अकॉर्डिंग से हैं। देखो यहाँ पर +1 था तो यहाँ सिंबल आया 1, यहाँ पर -1 था, यहाँ सिंबल आया 2, यहाँ पर +1 था, सिंबल आया 1, यहाँ पर -1 था, सिंबल आया 2। तो आपने ये सिर्फ यूज़ किया अब के C2V में। उसके अलावा आपके पास जो अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, अगर आपके सपोज करो फंक्शन के अंदर सिग्मा एच है, यानी कि क्लासेस में जैसे डी में चले जाएं या CNH पॉइंट ग्रुप में चले गए, तो उसके करेक्टर टेबल में आपको वहाँ पर ना टेबल, जब आप बुक में देखोगे, पठानिया की बुक में देख लेना, चाहे KV रमन की बुक में से देख लेना करेक्टर टेबल्स, तो वहाँ पर सिर्फ नोटेशन पर फोकस करना कि वहाँ अगर सिग्मा एच है, जहाँ पर सिग्मा एच के सामने +1 हुआ तो वहाँ पर आपको एक सिंगल डैश ऊपर मिलेगा पावर में, और अगर आपके पास एसिमेट्री की यानी कि उसके सिग्मा एच के सामने आपको -1 मिला तो वहाँ पर डबल डैश होगा। सिमिलर केस यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, वहाँ पर सिंबल के अंदर आपको G और U लिखे हुए मिले तो उसके सामने देखना, अगर I के कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पर +1 हुआ तो G लिखा होगा, अगर वहाँ पर -1 हुआ दैट इज़ एसिमेट्री तो वहाँ पर U लिखा होगा। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास C2V के करेक्टर टेबल की कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम C3V का करेक्टर टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।